हेलो बच्चों, तो कैसे स्वागत है आप सभी का युवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर 1 के प्रकाश का परिवर्तन अध्याय में हम लोगों ने कल 6 क्वेश्चंस को, बहुत बड़े क्वेश्चंस को पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लाए हैं जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे लोग। ठीक है, इसके बाद 2 फॉर्मूला है, उसको प्रूव करेंगे लोग। अगर ये क्वेश्चंस आप जो भी हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप पढ़े तो सब प्रिपेयर कर लेते हैं तो कंफर्म है कि चैप्टर 1 से कोई भी रिलेटिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए आप सभी का युवा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और हम लोग शुरू करते हैं लोग क्वेश्चन आंसर्स को अपने। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। ठीक है, किस रूप में? दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तुम्हें पता चल रहा कि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, से अवतल दर्पण क्या करता है ना कि जब हम लोग किसी भी दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के सामने बैठते हैं तो वो काफी बड़ा इमेज बनाता है। अवतल दर्पण का काम क्या होता है? किसी भी छोटी से छोटी वस्तु का इमेज बहुत बड़ा करके दिखाना। ठीक है, क्या बोले हैं कि अवतल दर्पण का निकट रखी वस्तु का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी अवतल दर्पण ना किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को बहुत बड़ा दिखाता है, जिस तरह से काटने में या उसको साफ करने में काफी आसानी होती है। इसीलिए हम लोग दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग कि अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर के रूप में, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सौर कुकर के रूप में क्यों किया जाता है? सर किया जाता है क्यों? ओके, देखिए क्या आंसर होगा ना इसका। अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर के रूप में किया जाता है क्योंकि, क्या ऐसा कंफर्म है कि क्यों क्या ऐसा है? तो सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। क्या करता है? क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, जिससे गर्मी अधिक केंद्रित होती है और भोजन जल्दी से पकाया जा सकता है। ठीक है, सौर कुकर एक प्रकार का भट्टी होता है, उसमें खाना पकता है। ठीक है, तो उसे सूर्य के प्रकाश द्वारा पकाया जाता है। तो क्या करते हैं, मान लीजिए चूल्हा है, क्या है ये? सौर कुकर है। क्या है? सौर कुकर है। इसमें जो लाइट आएगा ना किसी एक बिंदु पर एकत्रित होगा, एक बिंदु पर एकत्रित होगा। तो उसके बाद क्या करेगा कि पूरी गर्मी को इस बर्तन में फैला देगा, पूरी गर्मी को इस बर्तन में फैला, इससे खाना बहुत जल्दी पक जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सौर कुकर में अवतरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकीर्णन क्या होता है? ठीक है, देखिए बोलेंगे ना कि प्रकीर्णन एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जिससे कोई तरंग किसी माध्यम से गुजरते समय उस माध्यम में मौजूद कणों का अनियमितताओं से टकराकर अपनी दिशा में बदल लेती हैं, उसे प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन एक ऐसी प्रक्रिया है ना, जब प्रकाश आती है ना, प्रकाश प्रकीर्णन में जब कोई आता है तो बार बार कणों से टकराती है और दिशा को चेंज कर ले, चेंज कर। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कुछ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, लाइट आया, कुछ भी आया, टकराने में तो अपना डायरेक्शन इधर चेंज कर दिया, इधर चेंज कर दिया, इधर चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलेंगे। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वक्रता, त्रिज्या और फोकस में संबंध बताएं या F=R/2 प्रूव करें। ठीक है, देखिए इस फिगर के माध्यम से ना हम लोग को इस फॉर्मूला को प्रूव करना होगा। अगर हम लोग फिगर को बेहतरीन ढंग से समझ लेते हैं क्वेश्चन प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। ठीक है, आइए पर एक छोटा सा डिफिनेशन लिखना है, उसको लिख लेते हैं लोग। बोलेंगे कि चित्र में mm डैश एक अवतल दर्पण दिखाया गया है, जिसमें ए बी आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, और बी एफ क्या है? परावर्तित किरण है जो मुख्य अक्ष के बिंदु एफ से होकर गुजरती है। एफ दर्पण का फोकस है, पी दर्पण का ध्रुव है और सी दर्पण की वक्रता केंद्र है। देखिए इस पिक्चर बन रहा है ना, जो दिखा रहे हैं कौन सा दर्पण है? ये एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? एक अवतल दर्पण है। बोले है ना कि ए बी आपतित किरण, ए बी यानी ए से लेकर बी तक ये डिस्टेंस है ना, ये क्या है? बिंदु ए से लेकर पॉइंट ए से पॉइंट बी एक आपतित किरण है। बी से लेकर एफ क्या है? एक परावर्तित किरण है। ठीक है, और ये हम लोग बीच में क्या है? विलंब है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि परावर्तन के नियम से, किससे? परावर्तन के नियम से होता है, परावर्तन के नियम से हमें पता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ना कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ। ये मैंने आप लोग पढ़ा था ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के दो नियमों में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल ए बी सी क्या होंगे? एक साथ एक एंगल बनाएंगे और एंगल सी बी एफ क्या होंगे? एक साथ होंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे। ठीक है,
यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं ना, बोलेंगे कि अब सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ में, ठीक है, बी सी एफ में, इसमें बी सी एफ में, ठीक है, बी सी एफ में दिख रहा है ना, बी एफ कौन, बी से लेकर एफ और सी एफ क्या है, बराबर है, यानी बी एफ इक्वल टू एफ सी भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये सी एफ भी बोल सकते हैं, मैं एफ सी बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे पुनः, पुनः त्रिभुज बी एफ पी में, बी एफ पी में, पुनः त्रिभुज बी एफ पी में, बी एफ पी में जब हम देखेंगे ना, कौन कौन सा बराबर होगा, बीपी इक्वल टू एफ पी, बीपी इक्वल टू एफ पी, मीन बीपी इक्वल टू एफ पी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया ना। अब क्या बोलेंगे, पुनः यदि, क्या बोलेंगे, यदि बिंदु बी, यदि बिंदु बी पी के, किसके, पी के, यदि बिंदु जो बी है ना वो पी के बहुत करीब, क्या हो, बहुत करीब हो, बहुत करीब हो, तब, तब एक कंडीशन लागू होगा कि बी एफ इक्वल टू पी एफ, क्या लागू होगा, बी एफ इक्वल टू पी एफ, क्या बोलेंगे, बी एफ इक्वल टू पी एफ। ये हो क्वेश्चन नंबर 2 और ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हो ना, कि दोनों में ना एलएचएस बराबर है, एलएचएस क्या है, बराबर। देखिए एक चीज ध्यान रखना ना, पी एफ इक्वल टू बी एफ है और सी एफ इक्वल टू बी एफ है, ठीक है, यानी ये तीनों एक कंडीशन लागू होता है, क्या डिनोमिनेटर बी एफ इक्वल टू एफ सी इक्वल टू पी ए, ठीक है, यानी इसके बदले ये, इसके बदले ये हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग कंडीशन समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी एक को बराबर करना होगा, तो देख रहे हैं ना, दोनों में एलएचएस बराबर है, क्या है, दोनों में एलएचएस बराबर है। और मैथ की थ्योरी के रूल के अनुसार क्या होता है, यदि दोनों का एलएचएस बराबर हो, दो समीकरण का एलएचएस बराबर हो, तो दोनों को एक साइड और आरएचएस वाले को एक साइड कर दिया जाता है। देखिए अब हमने देखा ना कि बी एफ इक्वल टू पी एफ हो गया। देखिए इस चीज में ध्यान देना है ना कि दोनों में एलएचएस देख रहे थे, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में दोनों का एलएचएस बराबर है, बी एफ इक्वल टू पी सी और बी एफ इक्वल टू एफ सी। ये हम लोग क्या बोल सकते हैं ना कि बी एफ इक्वल टू एफ सी, सॉरी सी एफ इक्वल टू क्या, पी एफ, ठीक है, यानी तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। यानी हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से बोलेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। अब जब हम लोग देखेंगे ना समीकरण 1 यहाँ और यहाँ, दोनों का वैल्यू एक साथ निकालना है, दोनों का टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू अगर हम बोले तो बोलेंगे सी पी इक्वल टू, क्या करेंगे, पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ कर देंगे, ठीक है। तो सीपी का मान कितना है, सीपी का मान हमें दिया हुआ है आर, और पी एफ और सीपी दोनों को सेम सेम कर लीजिए, मान लीजिए हम पी एफ रखते हैं, ठीक है, और सी एफ बोले तो तीनों से कोई यूज कर सकते हैं, तो सी एफ को क्या करेंगे, प्लस पी एफ, ठीक है। आर इक्वल टू, दोनों पी एफ का मान कितना है, एफ है ना, तो एफ प्लस एफ, यानी आर इक्वल टू टू एफ, एफ के साथ दो क्या है, गुणा में ना, इधर आएगा तो भाग में, यानी एफ इक्वल टू आर बाई टू, क्या बोलेंगे, चूंकि इतना इसलिए इतना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ होता है, ठीक है।